नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल रसोई सून पर। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिस पायल खन्ना। ऑल्सो उनका पहले शादी से पहले नाम था पायल महाजन। और हम बता दें थोड़ा सा जो एक दृष्टिकोण में देना चाहूंगा वो ये है कि मैं और पायल साथ में हम लोग लॉ स्कूल में हम लोग साथ पढ़े। मैं अभी जुझारू वकील हूँ कोर्ट कचहरी का। और पायल हमारी लीगल हेड बन गई हैं वॉल्वो ग्रुप की इंडिया की। तो पायल एक तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप इतनी बड़ी कंपनी को हेड कर रही हैं, स्वीडिश कंपनी को। एक बहुत एनरिचिंग पाथ रहा है आपका। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि जो एपिसोड्स होते हैं इसमें मेरा जो मुद्दा रहता है ये कि जो दर्शक है हमारे, यंग लॉयर्स हैं, बडिंग लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, नॉन लॉयर्स हैं, जो आम जनता है इस देश की, वो कानून समझे, उसकी बारीकियों को समझे और किस किस तरीके से हम जो वकील हैं अलग अलग कानून के दायरे में रह के काम करते हैं उसको हम समझे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सुई सून पर। और शुरू करते से ही मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहूंगा कि आपकी शुरुआती जो पढ़ाई रही वो कैसी रही, और वो आपके जीवन का क्या मोड़ था जब आपको लगा कि आपको कानून की पढ़ाई करनी चाहिए और एक वकील बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड थोड़ा मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू यू, सो वी विल ट्राई टू डू दिस session in mixed language of both. So just to give everybody's understanding that I always wanted to be a lawyer. Okay, I think मैं एक family of lawyers से belong करती हूँ. My father is a lawyer. He is practicing advocate on record in the Supreme Court. My mother is also a lawyer. Although वो law उन्होंने बहुत बाद में करी, जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद उन्होंने law करी. So and my father encouraged her to get into this, and now she is a very very renowned lawyer in the Delhi High Court and the lower court. So by default मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, only child. So by default घर में सिर्फ मैंने लॉ की किताबें देखी, हमेशा उनको कोर्ट कचहरी जाते हुए देखा, तो मेरे को और कुछ सूझा नहीं. So it made my career choice very simple. Right after class 12th मैं पूरी टाइम दिल्ली में पढ़ी बली हूँ. एंड 12th के बाद आई गॉट इनटू एमिटी लॉ स्कूल. 5 years लॉ डिग्री हमने करी हासिल. मैं और जयंत सेम क्लास में थे. एंड लॉ स्कूल करने के बाद मैंने कुछ साल लॉ फर्म्स में प्रैक्टिस किया. I was with the two very leading law firms, Vaish Associates and Luthra and Luthra, जहाँ मैंने I did all sorts of work when it comes to commercial matters. I did a lot of dispute resolution, litigation matters, consumer complaints, FEMA issues, and later on I got into a very interesting area of law जो हम usually lawyers जाते नहीं हैं, which is indirect taxes. So Vaish Associates was a leading tax firm, so I spent a lot of time with them to do tax practice. उससे मुझे पेप्सी में ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि कुछ सालों के बाद मुझे लगा कि आई थिंक is a very good area to flourish. You know, it was just picking up in around 2000 when I joined in Pepsi, and वहाँ मैंने उनकी tax team को join किया. It was part of legal. So very interestingly, Pepsi is one of the very unique companies where legal team also handles tax. वैसे most companies में tax is always part of the finance function, but Pepsi having so many legal issues relating to taxation, very high stake and very complex matters. Lawyers were the custodians of taxation in Pepsi. तो मैंने कुछ साल पेप्सी में टैक्स किया. Then I did a little bit of non-tax matters also, and I was with Pepsi for a very long time, about 8.5 years, which in today's time is considered to be very long. And 2019 तक I was with them, and then I got a beautiful opportunity to work with Volvo Cars, and I joined them as their head of legal in 2019. And a very big shift from FMCG industry to automobile industry, an American company to a European company. So it's getting almost 2 years now, and I'm enjoying every part of it. Thank you. Thank you, Pal. I think a wonderful narration of a great journey so far. शुरू से शुरू करते हैं. जब आपने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया और आपने फर्म में गई, आपने 2 बड़ी फर्म्स में काम किया इस देश की, तो उन दोनों फर्म्स में काम करने में एक तो आपने क्या क्या सीखा, उन दोनों फर्म्स के तौर तरीके कैसे थे, और
आपको कभी ऐसा लगा कि डिफरेंट फर्म्स में काम करना जरूरी है, एक ही फर्म में रहें तो बेहतर रहता है? ये मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत हमारे यंग दर्शक हैं जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो ये कई बार मेरे से पूछ लेते हैं कि सर हम एक ही फर्म में लगातार काम करें या दो फर्म्स में काम करें। और क्योंकि आपकी इतनी खूबसूरत यात्रा रही है, आपने इतनी तो महारत हासिल की है, पहले आपने वैश में काम किया, फिर लुथरा में काम किया, फिर आप पेप्सी में गई, अभी आप वो में लीगल डिपार्टमेंट हेड करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी लॉ फर्म जर्नी के बारे में ये जानना चाहूंगा कि जो जर्नी आपने शुरू की वहां पे, उसमें आपने क्या क्या सीखा, और नवयुवा पीढ़ी को जो आपने वहां सीखा उसके बारे में आप क्या हिदायत देना चाहते Thanks, Jayant, for raising this, but बहुत फ्रैंक मैं इसको आंसर करूंगी। हमने लॉ डिग्री खत्म की थी 2007 में, जयंत, हैं? जी राइट? उसके और आज के टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। When it comes to the kind of competition, we still had a lot of competition that time. I will not say that, but I still feel कि 2007 में जो लॉ स्कूल का और लॉ डिग्री का जो औहदा था, वो अभी it was evolving. It was not that it was as big as being a doctor or an engineer. I'll be very honest with you. I think now lawyers and doing law is equivalent to being a doctor and an engineer, very very clearly speaking. When it comes to having that respect in society, when it comes to earning money, so it's a very lucrative field now. And also when it comes to having numerous opportunities. So like पहले जब हमने 2007 में डिग्री अपनी की थी, तो उस टाइम पे I mean we had those top law firms, like we all know the names. So उसमें हर एक की फर्म्स उस टाइम होती थी जी। yes, टॉप थी उसमें सबका ड्रीम था कि बस अभी कॉलेज खत्म हुआ और हमारी उसी में ही जॉब लग जाए and we are set. Very clearly, Jayant, I think you will agree to that. And there was another part of lawyers जो सीधा they were very simple, या मुझे कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना है, right? So we had very two sides of lawyers who want to work in the top law firms, or the lawyers who want to really slog hard for years and they want to go to the court kachari. And there were also third category of our fellow friends who want to go abroad and do the LLMs. Very clearly speaking, this was the three parts, right, Jayant? This was the three parts. Now, with me, frankly, Vaish Associates, with whom I started the journey, they of course, I got a placement offer from Amity Law School. Jayant was one of the custodians of the placement committee in Amity, and उस टाइम हमने शुरू की थी. And I know Anand and various law firms used to come, and I got into Vaish Associates. Vaish Associates was frankly not a very top law firm, but it was a quite renowned law firm, in Delhi, NCR. तो मैंने उनके साथ शुरू किया. But the good part, and I think I made the right choice, Jayant, was that I got to do variety of work. So मैंने जब उनको ज्वाइन किया तो मैंने उनकी पहले कॉर्पोरेट टीम में ज्वाइन किया. उनकी कॉर्पोरेट टीम में मैंने सारे एग्रीमेंट्स, FEMA regulations, labor law matters, even their commercial litigations, any of their PILs, I handled everything. It's only after that they saw कि इस लड़की में potential है या जो भी उनका था, I got the opportunity to work in the tax team. So they were very open. कि आप हर तरीके का काम करो. So I think the first advice to me for all budding lawyers is, when you are in the initial years of your starting of your lawyer being a lawyer as a professional, do all sorts of work. उस टाइम आपको पता नहीं है कि आपका अल्टीमेटली गोल कहाँ लाई करता है, वेदर आप लिटिगेशन में अच्छे हो, वेदर आप कॉर्पोरेट में अच्छे हो, या वेदर आप रेगुलर बिजनेस एडवाइजरी में अच्छे हो, आपको नहीं पता है. उस टाइम पे एवरीथिंग लुक्स वेरी अट्रैक्टिव. तो आप हर तरीके का काम हमें करना चाहिए. तो थैंकफुली वैश में मैंने हर तरीके का काम किया, एंड देन आई गॉट इनटू टैक्स. एंड मुझे लगता है कि वो करने से मुझे हर एरिया ऑफ लॉ का पता है, जो कि मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस पोजीशन में आज मैं बाय गॉड्स ग्रेस पहुंच पाई हूँ, which has helped me, and I feel that width of experience in a long run will always pay you, actually. So I feel that आपने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिल जाती है तरह तरह के काम करने से, अपॉर्चुनिटी जब मिलती है. Yes, and also right firm. Don't go that you will get very fancy pay packages in big law firms. Just don't go only with that. Try to understand कि आपका वहाँ काम क्या होगा. So even that doesn't hold true even in my law firm, even in my role in Pepsi, even in my role in Volvo. When I
decided, this is the right company for me to work, I wanted to understand कि मेरा वहाँ role क्या होगा, what will I be handling. It's very important because I feel when you will be 20-30 years of experience, you will like to look back. It's your knowledge, it's your width of experience which you will gain, and it's not just what you have in your CV. I am a true believer in that. That is very wonderfully put, पायल. बहुत अच्छी आपने बात कही और बहुत बारीकी से आपने समझाया. तो आपने कॉर्पोरेट से शुरुआत की वैश में, जो कि लीडिंग फर्म है इस देश की, और इनडायरेक्ट टैक्स फिर आपने किया. तो ये जो दो मुद्दे आपने उस टाइम देखे, कॉर्पोरेट और इनडायरेक्ट टैक्स के, क्योंकि टैक्स अपने आप में एक बहुत ही उलझा हुआ सब्जेक्ट माना जाता है, और मैं समझता हूँ एटलीस्ट हमारे टाइम तक तो बहुत ढंग से नहीं पढ़ाया जाता था कॉलेजों में. आज के दौर का मैं नहीं कह सकता कि 2021 में किस तरीके से टैक्स पढ़ाया जाता है, पर कॉलेज के लेवल पे वो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो जब आपने ये एक ट्रांजिशन फेस किया लॉ स्टूडेंट से, जब आप ग्रेजुएट होके लॉयर बनी और लॉयर बन के आपने वैश को ज्वाइन किया, फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स करने लगी, तो किस तरह की मुश्किलात आपने फेस की, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते थे क्लाइंट क्वेरीज को लेके, और फिर उस क्वेरीज को आंसर करने में? क्योंकि मैं समझता हूँ कि बतौर वकील सिर्फ काम नहीं होता कि हम सिर्फ लॉ को पढ़ें, उसको समझना भी है, दूसरे को समझाना भी है. तो वो आप जरा दौर समझाइए अपनी जिंदगी का, वैश का जो इंडायरेक्ट टैक्सेस को लेके किया, और थोड़ा हमारे ऑडियंस को ये भी बताएं कि इंडायरेक्ट टैक्स किस किस किस्म के होते हैं. श्योर जयंत. सी बहुत फ्रैंकली बताऊंगी, जब मैंने डिसाइड नहीं किया था, रादर आई विल से आई वाज पुल्ड इनटू डूइंग टैक्स, बिकॉज हम जो सब वकील होते हैं ना, हमें नंबर्स देखकर कुछ हो जाता है. आई मीन व्हेन इट कम्स टू सीइंग एक्सेल शीट्स, व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स, वी ऑल गेट लिटिल इंटिमिडेटेड. आई थिंक यही एक चीज है जो हम सब वकीलों को थोड़ा डरा देती है, और कुछ ही डरा सकती है. Okay, so I mean, very interestingly, I'll be very honest, Jayant, I got very, very good bosses, Right. in my journey so far, who were not only my bosses, but they were like my teachers. जब जयंत हम लोग लॉ स्कूल में थे, हमारे पास हर तरह के टीचर होते थे. आपकी और मेरी बहुत अच्छी यादें हैं उन चीजों को लेकर. But I think what was very good in Vesh was that not just they were willing to make me do the work, they were also willing to make me learn. I think वो हर प्रोफेशनल के लिए होना बहुत जरूरी है. So मुझे अभी तक याद है, मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट टीम में थी वैश में, एंड I was very happy. सारा मैं कर रही थी. तो one day my partner there, who was also a lawyer, and he was the head of indirect taxes in Vesh. So he just called me in his cabin and he said, Payal, ये तमिलनाडु में ना नया VAT आ रहा है, VAT law आ रहा है, value added taxes law आ रहा है. 2008 की बात है, जब it was just getting introduced. Can you please read the legislation and tell me what it says? So I was like, sir, what is VAT? And that was a time when sales tax और VAT, मतलब हमने कभी लॉ स्कूल में पढ़ा ही नहीं था जयंत. हमने सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ा था. इंडायरेक्ट टैक्स आई बिलीव अब थोड़ा पढ़ाया जाता है, पर लॉयर्स को नहीं पढ़ाया जाता है. वी ऑल विल एग्री. तो आई थिंक मैंने पढ़ा, कुछ ट्राई किया, बट देन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. I understand the English, but I didn't understand the essence, because लॉ टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जयंत, जो आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने से ही आता है. जो आपको सभी समझ में आएगा जब आप उसको थोड़ा इश्यूज को रिजॉल्व करना शुरू करोगे और समथिंग. इट इज नॉट लाइक एनी अदर टाइप ऑफ लॉ विच यू कैन रीड एंड इंटरप्रेट. आई थिंक टैक्स इज वन एरिया वेयर इनडायरेक्ट टैक्सेस, आई विल से, विच आई हैव वर्कड सो मेनी इयर्स, वो ऐसा एरिया है जहाँ पे आप प्रैक्टिस, जहाँ पे आप कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग कि आपका अल्टीमेटली गोल क्या है, उसको समझ के ही उसको अल्टीमेटली यूज कर सकते हैं. So obviously I know that my boss there, he just made me sit, he made me first understand the basics. वो पेन पेपर लेके बैठ जाते थे कि ये देखो ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे होता है. तो वो सब हमने करा. तो I think then I managed to handle it there, and I did not just VAT, मैंने जो भी सारे बाकी areas हैं, customs हो गया. So just to tell you what indirect taxes that time was, अब तो GST ने उसको replace कर दिया है 2017 में. So तब it was about, we had multiple taxes like sales tax, VAT, excise, customs law. We had those state legislations like entry tax, road taxes. So we did everything.
So great part was that I got to not just handle litigations but मैंने बहुत opinions भी लिखे. So opinions का ये फायदा होता है लिखने का जब हम law firms में होते हैं कि और स्पेशली टैक्स का एरिया में ये होता है कि तुम हर एरिया से उस चीज को एनालाइज करते हो. You know, so I think overall that particular my experience in handling tax has helped me in also understanding the non-tax areas because मुझे लगता है कि tax एक काफी tough area of law है जो तुम्हारे को काफी ये सिखाता है कि तुम्हें हर चीज की डेप्थ पे जाना है. Just don't go by कि facts क्या हैं, पर आप इसमें भी जाओ कि वो facts क्यों हैं, what could be the possible reasons to do that and what is a solution to get out of that problem. So I think practicing tax really teaches you, and I think that has always helped me in very much understanding the other areas of law as well. बड़ा आपने अच्छा बताया पायल. एक तो आपने समझाया कि रोल ऑफ मेंटरशिप कितना जरूरी है, जो स्पेशली जब हम स्टूडेंट्स होते हैं या यंग लॉयर होते हैं, अपना करियर शुरू कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर हमें सही पार्टनर एसोसिएट की एक गाइडिंग फोर्स मिल जाए तो बहुत एक तो आसानी होती है. और आपने ये बात एकदम सही तरीके से बोली कि जो टैक्स बड़ी क्रिप्टिक उसकी लैंग्वेज होती है कि शब्द तो हम पढ़ पा रहे पर उसके भाव नहीं समझ पा रहे. तो एक वही वाली बात होती है कि एक्ट सामने खुला हुआ है बट हाउ डू वी इंटरप्रेट इट. और मैं समझता हूँ कि काफी हद तक टैक्स तो है ही है, पर जो कानून हम पढ़ते हैं, जो अब लॉ स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जब तक हम इंटर्नशिप्स नहीं करें या किसी मतलब प्रैक्टिकल कोर्स से ना जुड़े, चाहे वो मूट कोर्ट्स हो या डिबेट्स हो या किसी लॉयर के ऑफिस में काम करने वाली बात हो, तब तक उसके प्रैक्टिकल साइड नहीं समझ पाते, जो मुझे लगता है कई हद तक हमारे भी लॉ स्कूल में मिसिंग है. क्योंकि इतना प्रैक्टिकल कोर्स है जो लॉ है, क्योंकि लॉ सोसाइटी के हर पार्ट में है. आप इन हाउस लॉयर हैं तो आप टैक्स नॉन टैक्स हर एरिया को डील करती हैं. मैं एक डिस्प्यूट का वकील हूँ, मुझे भी हर तरह की चीज समझ के जज साहब के सामने तक रखनी पड़ती है. तो ये सारी चीजें जो बिजनेस ऑफ लॉ है, मैं समझता हूँ वो हमारे लॉ स्कूल्स में, लॉ कॉलेज में कहीं ना कहीं सिखाया नहीं जाता. बिजनेस लॉ पढ़ा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा देते हैं, अग्रीमेंट्स बता देते हैं, पर जो बिजनेस ऑफ लॉ है कि लॉ का जो कार्यकाल है कि लॉ को कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है रियल लाइफ सिनेरियो में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है. तो आइए अब चलते हैं आपके जीवन के दूसरे पड़ाव पे. यहाँ तो आपने वैश में काम किया, उसके बाद आप एक और बहुचर्चित और बहुत बड़ी फर्म है इंडिया की, लूथरा, वहाँ पे आप गई. तो वहाँ पे आप समझाइए कि आपने किस किस तरह का काम देखा, काम सीखा, और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. Sure, Jen. So, Jen, Luthra, I was not there for a very long time. I was there for about a year. And Luthra, maybe, of course, I joined their indirect tax practice only. So, as you know, Luthra is also known for their corporate work, but they had, they also understood that they also need lawyers to handle tax. So, उन्होंने एक अपनी एक practice area शुरू किया, जहाँ पे indirect tax का था. तो I handled the indirect tax work there. And it's a huge law firm. And I think जो मुझे बहुत अच्छा वहाँ लगा कि हमारे जो सारे मोस्टली क्लाइंट्स आते थे वो कॉर्पोरेट टीम से रेफरेंस में आते थे. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शंस आई हैंडल्ड देयर. एंड मुझे लगा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल था वर्किंग इन more established law firm was one notch higher. So जो काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स चीजें मैंने लूथरा में हैंडल की, जो कि मुझे काफी इट हेल्प मी अ लॉट टू लर्न. वहाँ पे भी नॉट जस्ट माय मेंटर्स बट आई थिंक द टीम्स वर वेरी नाइस. माय कॉलीग्स whom I work, आई एम स्टिल इन टच विद देम बिकॉज हम सभी ने साथ ही ज्वाइन किया था जब वो टीम बन रही थी. तो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग अ न्यू टीम, you have a different bonding altogether. So I think overall it was a very very good experience in Luthra working in, and I think both the experiences taken together, my Vash experience, which set the base for me, made me learn a lot of things, a lot of wit, and then getting into Luthra, again a very big law firm, handling more complex work, handling more high stake matters, because there we had a lot of high stake clients there. Both of it helped me in my journey so far, that if you can handle complexities and you can handle very very big stakes, nothing is difficult for you. Very true, very true. तो पायल अब चलते हैं आपके पेप्सिको की यात्रा में, क्योंकि वहाँ पे आपने ऑलमोस्ट डेकेड एक स्पेंड किया है और बहुत अहम भूमिकाएं आपने पेप्सी में निभाई हैं. तो इसके मेरे दो सवाल हैं आपसे. पहला, तो आपने कभी निर्णय लिया कि अब आपको फर्म में नहीं काम करना, अब आपको इन हाउस मूव करना है? पहली बात तो ये.
और दूसरा कितना फर्क रहता है एक लॉ फर्म के कल्चर में और एक इन हाउस के कल्चर में, स्पेशली जब आपने पेप्सी में ट्रांजिशन किया। और क्योंकि जब आप फर्म में होते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके बहुत तरह के क्लाइंट्स हो जाते हैं, क्योंकि आप फर्म में मल्टीपल क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं। पर जब आप एक इन हाउस पोजीशन में मूव करते हैं तो वो कंपनी आपकी क्लाइंट भी है और आपकी एम्प्लॉयर भी है। तो इट्स अ 2 in 1 कॉम्बिनेशन, और बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पे रहती हैं, क्योंकि कंपनी के इतने वर्टिकल्स होते हैं, स्पेशली अगर पेप्सी की तरह हम एक एमएनसी की बात करें तो उसके बहुत मल्टीपल वर्टिकल्स हैं। तो जगलिंग मैं समझता हूँ आपकी बहुत रही होगी। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये कि जो ट्रांजिशन आपने किया फ्रॉम बीइंग अ कॉर्पोरेट लॉयर or a law firm lawyer to then becoming an in-house lawyer, what prompted you for the transition, and once that transition was complete, तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा पेप्सी में उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। मैं बहुत ही इसमें कैंडिड आंसर देना चाहूंगी। सी फ्रैंकली आई वाज, मैंने जैसे बताया मेरे को बहुत मजा आ रहा था लॉ फर्म में, आई वाज एंजॉयिंग इट अ लॉट। 2011 नहीं 2000, हाँ 2011 में मैंने निर्णय लिया कि आई शुड मूव इन हाउस। तब मेरा रीजन प्योरली पर्सनल रीजन था, ठीक है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उस टाइम पे यू नो आई वाज अ न्यू मॉम, माय डॉटर वाज बोर्न, और हम सबका जो हम सब लॉ फर्म्स में होते थे उस टाइम पे, आई थिंक नाउ आई बिलीव थिंग्स हैव चेंज नाउ, बट उस टाइम पे वी यूज्ड टू फील दैट वी हैव अ 9 to 5 जॉब व्हेन इट कम्स टू कंपनीज। व्हेन यू आर एन इन हाउस लॉयर, आप बिजनेस से इशू समझोगे, फिर अल्टीमेटली जाके लॉयर को थमा दोगे और लॉयर काम करेगा और आप बस उसको मैनेज करोगे। सो इट वाज अंडरस्टूड टू बी वेरी very easy going and very comfortable life, good work life balance, Monday Friday office, Saturday Sunday chutti, paid leaves, sari medical leaves, sab kuch taken care of, so I thought maybe I'm a mom, so I will take it a little easy, focus on my personal life more, but I was wrong. Because I will rather say that when I can be very honest, and if one day my managers in Pepsi, who are no more working with Pepsi, but of course they will relate to, because when they interviewed me, right? So मुझे अभी तक याद है 2011 में जो उस टाइम के लीगल हेड थे और मेरे जो मैनेजर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड उन्होंने मुझे पूछा कि आप पेप्सी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला, सर मेरी बेटी बहुत छोटी है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मुझे रोज दिल्ली गुड़गांव ट्रैवल करना पड़ता है, सो आई वांट टू बी इन गुड़गांव, हैव अ गुड लाइफ, and work with a good company, and with a company like Pepsi is like will be one of my dreams, because who doesn't want to work with a company like PepsiCo? There's no doubts, and that to the legal department of PepsiCo, no doubts. But he asked me, acha Payal, what about traveling? Are you open to traveling? Because Pepsi had about 24 manufacturing locations all across the country, foods and beverage business, multiple regional offices, legal team only sits in Gurgaon. So the entire legal team, we were a bunch of 15 lawyers in Pepsi, हम सारा का सारा इंडिया का operations वहीं बैठ के करते थे। अब उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। So I said, sorry sir, I cannot travel. I will not be, I will not be open to it. My daughter is small, and how can I, leave my small kid back home? And my priorities are very straight. Okay, so I said okay. Interview dekar मैं आ गई घर. Then I was speaking to my husband and I said, did I say the right thing? I think I should have just told them, कि मैं सबके लिए open हूँ, and maybe they will not just call me back. Very surprising. एक दिन के बाद मुझे जनरल काउंसिल से कॉल आया, पायल, so you said you are not willing to travel. That's okay. What is the support system that you have? That what if you have to travel? आप कैसे manage करोगे? Because my daughter was that time a year old, Jayant, and I was like, I we are young lawyer, not knowing requirements, कैसे in house में काम करते हैं. He said that I told him that, sir, I have a joint family, so my in-laws will take care of it, no problem. He said, great. I'm issuing you the offer letter right away. So I was surprised. But I said, I'm not open to travel. He said, that's okay. We'll work it out. Come and join us, So I was very surprised why this happened. Now,
I joined in Pepsi after serving my period with the firm, and the second day of work, I'm asked to travel to Mumbai. I joined them. I still remember. I joined them on 1st of August, and 2nd of August, my boss says, "Oh, there's a very critical matter. There is a legal notice which has come, and you need to travel to Mumbai." So, sir, but I've just joined in yesterday. I don't know what is it. It's okay. 3 people from business team and a manager is traveling with you. What you can do is you can take the early morning flight and come back late in the evening. But you need to travel. I was like, oh my God, I'm stuck. I didn't think I made the right decision, you know. So I traveled, I tried to understand, found it to be very intimidating initially, बहुत complex था case, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ऐसे करते करते I ended up traveling almost every 10 days in Pepsi in different parts of the country. Okay? But Jayant, to cut the long story short, I think that traveling, that meeting people, understanding the business, understanding how Pepsi is made, understanding, it's not just a water with sugar and some flavor. It's a lot goes into that. Understanding the finer nuances made me a great lawyer to handle my clients in the company. And after 6 months, I was endlessly traveling. My boss never had to tell me. I used to myself plan, sir, अब मैं ना यहाँ चली जाती हूँ, मुंबई चली जाती हूँ या चेन्नई चली जाती हूँ. मैं जाती हूँ sir, अब जाती हूँ मैं. He used to say. He said, Payal, you remember 6 months back, you were the one telling me that you don't want to travel. Now you are the one you're saying that, you want to travel all the time. So another advice to all the lawyers who are planning to get in-house. You will only be a successful in-house lawyer if you understand the business code. Very true. Very true. क्योंकि अगर आपको business की understanding नहीं होगी, then you will not be able to justice to your clients. So the first thing, which Pepsi really made me teach, and I had great bosses in Pepsi, great teachers who taught was that पहले ये तो सीखो कि Pepsi बनती कैसे है, फिर आएंगे कि legal issues क्या हैं, So that helped me, in really solving issues for my business teams there, and also, being very proud of the organization that I work with. That why Pepsi is a great company to work. It will only be a great company to work with if you are meeting people across the company. वेल बहुत बखूबी आपने जवाब दिया और इतनी सुंदरता से आपने इसका वर्णन किया है कि कैसे ना चाहते हुए भी एक रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस आपको करनी पड़ी एंड यू आर अ यंग मदर एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल मदरहुड विद टफ वर्किंग आवर्स इफ आई मे ट्राई टू सटली पुट इट. तो आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आपके मैनेजर्स ने आपको बोला कि पहले ये सीख लो कि पेप्सी बनती कैसे. तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कि एक तो हमें समझाइए आप पेप्सी बनती कैसे है, क्योंकि हम जो देखते हैं अपने बचपन से देखते हैं कि तेंदुलकर कभी एंडोर्स कर रहे हैं, कभी शाहरुख खान एंडोर्स कर रहे हैं, कभी कोई और बड़ी सेलिब्रिटी एंडोर्स करती थी, तो हम तो सिर्फ पेप्सी के ऐड देखते थे कि भाई ये पेप्सी और कोका कोला जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं. तो फिर आप इस कंपनी में गई तो पेप्सी के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, लेस चिप्स भी मेरे ख्याल से पेप्सी कंपनी बनाती है जो हम सब लोग कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पर, न जाने और कितने प्रोडक्ट्स. तो किन किन प्रोडक्ट्स रेंज को आप हैंडल करती थी वहां पे, और पहला सवाल पेप्सी बनती कैसे और बाकी प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, और साथ ही में उसमें लीगल क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करती थी? Sure, Jen. So Pepsi, in the interest of confidentiality, I cannot say a lot of things, but in a very simple terms, I think Pepsi के 4-5 बहुत core ingredients होते हैं बनाने के. One is the most important ingredient is the concentrate, which is the key. Concentrate is basically the fundamental, जो बताता है कि Pepsi में flavor कैसे आएगा, taste कैसे आएगा. Right. तो वो हमेशा से पेप्सी खुद मैन्युफैक्चर करता है. अनलाइक जो बॉटल्स में पेप्सी एक्चुअल बनती है वो सब तो खुद भी करता था और बॉटलर के थ्रू भी कराता है. बट जो कहते हैं ना, हर एक खाने की चीज में भी, हर एक चीज में भी एक ऐसा की होता है जो उसका बेस ले करता है. तो वो कॉन्सेंट्रेट और वो जो बेस है वो पेप्सी के पास ही रहता है. इट्स अ सीक्रेट जैसे का मैजिक मसाला हो गया है, किसी भी चीज का जो उसका Exactly. Yes, so that factory we have in चन्नो पंजाब, जो कि एक ही फैक्ट्री है हमारी जो कि इस कॉन्सेंट्रेट को बनाती है. उसके अलावा वो कॉन्सेंट्रेट जगह जगह पूरे इंडिया में जो भी हमारी फैक्ट्रीज हैं, हमारी फैक्ट्रीज होगी, हमारी बॉटलर की फैक्ट्रीज होंगी, वहां जाया जाता है. उस कॉन्सेंट्रेट से ही बाकी चीजें मिक्स की जाती है, चाहे वो पानी हो गया, चाहे शुगर हो गया,
some flavors are there, some even the preservatives are slightly put. So un sab ka mix karke there is a proper process. So to mix that thing, there's a proper process. It's not that ki ek pure tank mein concentrate dala, pani dali, Pepsi dali aur bana li. It's not Aisa that nahi hai. simple. It's not that simple. It's a very detailed process. The fantastic part is, and also the foods business similarly. So I used to handle foods where we have Lay's, Kurkure, chips there, and also namkeens. So even the Leher namkeens, now they are Kurkure namkeens, but earlier they were called Leher. So varieties of that. So wo sare mein the best part is, Jen, they have invested a lot into technology. If you see the kind of machineries, if you see the kind of processes the company has laid down, it's amazing. Unfortunately, it's not really open for public to come and see, because of the sensitivities around the manufacturing process, the sensitivity around the hygiene and safety. So, but being an insider in PepsiCo and seeing everything very minuter, I think it's a great process which has been laid down. And देखा जाता है कि हर एक जगह जगह पे जो क्वालिटी टीम है पेप्सी में, वो इतना बारीकी से स्टडी करती है कि कहीं पे भी जो एंड रिजल्ट है कंसिस्टेंट रहे. सो अगर आप जब पेप्सी पियेंगे तो हर बोतल का टेस्ट एक जैसा ही रखता है. ठीक है, वो इसलिए रहता है बिकॉज हर एक में कितना ग्राम शुगर डलेगा, कितना ग्राम कॉन्सेंट्रेट डलेगा, कितना ग्राम पानी डलेगा, वो सब का सब एक प्रोसेस लेड आउट है. And similarly for even chips. Yes, consider. And wherever they feel there are gaps, obviously it's not that perfect. So obviously we have very good quality team to take care of that, and their regular audits and safety checks to take care of that. ये तो आपने बड़ा बढ़िया तरीके समझा दिया कि भाई बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होती है, चीजें बनती हैं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चिप्स और ये सब. अब ये बताइए कि ये आपने बताया इतनी मेहनत लगती है, इतना पैसा इन्वेस्ट होता है इन बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, तो लीगल प्रॉब्लम कहाँ से आ जाती है? Okay, so see, Jayant, हमने इसको स्टडी किया था because Pepsi में ना, when I joined in, so I will say PepsiCo was established in India say around 1995. So by the time I joined 2011, it was already a more than 20-year-old company, right? So there was lot of legacy legal matters, मुझे जो बताया जाता है कि जब पेप्सी का फाउंडेशन सेटअप किया, तब सिर्फ एक ही लॉयर था इस कंपनी में. एक ही लॉयर सारे मैटर्स हैंडल करता था, चाहे वो बेवरेज हो. फूड्स का अलग डिवीजन था, तो फूड वाज अ सेपरेट लीगल एंटिटी ऑल टुगेदर. सो इनिशियली देयर वर टू सेपरेट कंपनी. ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे इवॉल्व्ड, and from one lawyers we became a battery of 20 lawyers by the time I had joined in. तो और इसका कारण ये था कि बहुत लेगेसी केसेस थे. को जितना साइज ऑफ बिजनेस बढ़ता जाएगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज बिजनेस में बढ़ती जाती है, वेरी फ्रैंकली. जितने मर्जी प्रोसेसेस हो, जितने मर्जी इश्यूज हो जो हम लोग स्ट्रीमलाइन करते हैं, बट मुझे लगता है कि जितनी बड़ी कंपनी होती जाती है उतने चैलेंजेस भी कंपनी के लिए बढ़ते जाते हैं. पेप्सी में जो बेसिकली हमने जो एनालाइज किया था, 3-4 तरीके के इश्यूज थे. फर्स्ट इशू वाज कि व्हेन वी अंडरस्टूड दैट द इश्यूज वर अराउंड कि प्रोसेस वाज नॉट वेरी क्लियर. मतलब कि अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज एक्ट में आपको अगर ये लाइसेंसेस लेने हैं, देयर इज अ लॉ इन फैक्ट्रीज एक्ट, बट हु हैज द अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या क्या लाइसेंसेस लेने हैं. किसी ने बिजनेस को बताया, अच्छा ठीक है आपने फैक्ट्री खोली, आपने 2 लाइसेंस इनिशियल ले लिए, बट उस लाइसेंसेस को रिन्यू करना, उन लाइसेंसेस के अंदर में रिटर्न्स फाइल करना, इज देयर एन अ प्रोसेस जहाँ पे बिजनेस वालों को कोई बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है. सो वन अंडरस्टैंडिंग, और अगर आपने करा नहीं तो ऑब्वियसली यू विल हैव इश्यूज फ्रॉम योर लेबर अथॉरिटीज कि आपने प्रॉपर लाइसेंसेस नहीं लिए, आपने कहते हैं फैक्ट्री में जगह जगह वो जो सेफ्टी के बोर्ड्स लगते हैं वो नहीं लगाए, so when there is an audit or something, a lot of issues come in. So one was purely on understanding the legal requirements, what is the compliance requirements, number one. Right. Number two was that we were also having issues pertaining to ethical issues. So Pepsi was a very is a great ethical company. We don't get into any sorts of unhealthy practices. So
unnecessarily because of corruption issues, we ended into a lot of trouble. You know, because we did not agree to some offering or some bribing people, so we got a legal notice which we had to fight. अब उसका रिलीफ नीचे लेवल पे तो मिलता नहीं है फ्रैंकली, तो उसको पहुंचते पहुंचते चाहे वो ट्रिब्यूनल लेवल पे हो, फिर हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक में जाए, वो मैटर करते करते बहुत साल लग गए, बट आपको वो पूरा टाइम वो उस जर्नी को लड़ना पड़ेगा. बट व्हेन यू गेट इनटू के अंडरस्टैंडिंग को क्यों हुआ, so we got the understanding वो हुआ था because we did not agree to follow any unhealthy practices. तो एक तो ये हमारा बकेट था जिसके लिए हमारी बहुत लिटिगेशंस थी कंपनी में, and third bracket था wherein it was basically that we just had issues because the area of law was gray. It was like, for example, tax matters थे जिसके अंदर में classification dispute, जहां में लॉ में लिखा है कुछ, बट अल्टीमेटली वी हैड अ डिफरेंट स्टैंड. सो पेप्सी वाज अ वेरी एग्रेसिव कंपनी इन टर्म्स ऑफ दे रियली यूज्ड टू बिलीव कि जो उनका लॉयर बोल रहा है ये इंटरप्रिटेशन है, तो दे यूज्ड टू फॉलो. दे यूज्ड टू नॉट बी द वंस कि इसमें इतने साल लग जाएंगे, इतना खर्चा आ जाएगा. दे रियली यूज्ड टू encourage lot of what do you call that, legal front ending the right interpretation of law. So third was very clear interpretation issues when it came to any IP matters, when it came to any tax matters, when it came to any sort of consumer matters also for that matter. So बहुत simply ये 3 areas थे जो हमने study किया कि हम क्यों इतने issues को handle कर रहे हैं. So that led to lot of issues and lot of lawyers getting into it actually. ये एक और सवाल इससे निकल के आता है, एक follow-up सवाल कि ये तो ब्रॉड मुद्दे हो गए जो आप संभाल रही थी वहाँ पे, और अहम भूमिका है आपकी और आपकी टीम की, बिकॉज नॉट ओनली डू यू हैव टू एड्रेस टू द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के अलग अलग लोग आपको ईमेल करते हैं, डिफरेंट वर्टिकल से ईमेल आती हैं. एज अ लॉयर आपको इंटरनल कंपनी के इशू सॉल्व करने, प्लस आपने बताया जो लेबर कंप्लायंस के इशू हैं या जो सिस्टम को लेके इशू बन जाते हैं, सरकारी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको आप करप्शन कह सकते हैं या फिर हाई हेडेडनेस भी हम उसको कई बार मान लेते हैं, उसको लेके बड़ी प्रॉब्लम आती है. फिर आपका ट्रैवल भी इसमें इन्वॉल्व था. तो जब आप ट्रैवल भी कर रही थी और इंटरनल बिजनेस को एज अ लॉयर भी आप हैंडल कर रही थी, तो मैं समझता हूँ कि कई और क्योंकि देश भर में आपको लिटिगेशन करनी पड़ी होगी, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप देश भर में लिटिगेशन कर रही थी? किन किन तरह के वकीलों से आप, वन योर ब्रीफिंग, एंड सेकंड किन किन तरह के वकीलों से ऑपोजिशन में आपको केस सीखने को मिल रहा था व्हेन यू आर एक्चुअली ending up being in court and being in a legal tussle with multiple sets of lawyers? So जयंत, बहुत चैलेंजिंग होता है कि जब आप बहुत ट्रैवल कर रहे होते हो, ऑब्वियसली लीगल काम के लिए ट्रैवल कर रहे हो आप, बट कभी कभार क्या होता है कि आप ट्रैवल सिर्फ इसलिए नहीं करते बिकॉज आपकी कोर्ट हियरिंग लगी है. इन हाउस में थोड़ा सा ये फर्क होता है. आप इसलिए भी ट्रैवल कर रहे हो बिकॉज सपोजिटली कोई ऑडिट हो रहा है किसी फैक्ट्री में, राइट? और या फिर कहीं पे कुछ एक नोटिस आ गया और बोला गया कि आपको अभी क्लोज करना पड़ेगा. सम इश्यूज हैपन जो मैंने काफी हैंडल किए थे, जाके आपको रातों रात बोला जाता है कि आप ट्रैवल करो, वी दे नीड अ लॉयर, बिकॉज एज आई मेंशन कि हम लोग सब गुड़गांव में बैठ के हैंडल करते थे ऑल ओवर द इंडिया. But the very good part in Pepsi was, which made to our extent some life easier, was that the business teams over a period of time, जो मैंने आपको mention किया कि awareness of law, जिसके कारण कुछ issues थे, over a period of time legal team ने उनकी training में बहुत time spend किया कि उनको भी समझ आना चाहिए. देखिए, हम तो law जानते हैं, हम law को practice रोज करते हैं, but कैसे हम उसको उनकी भाषा में समझा पाएं, उसके लिए हम लोग बहुत ट्रेनिंग किया करते थे. तो उसके लिए भी इनफैक्ट काफ़ी ट्रैवलिंग हुआ करता था जयंत. जैसे कि हमारी जो बिजनेस एरिया था, पेप्सी बीइंग अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने पूरे कंट्री को ना 4 ज्योग्राफीज में डिवाइड किया हुआ था, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. तो हर जो जोन्स के जो हेड्स थे उनको बेसिकली हम उनको और उनकी जो सीनियर टीम्स हैं उनको ट्रेन किया करते थे, ताकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई लॉयर अवेलेबल नहीं है और कोई क्रिटिकल इशू है, so they are in a position to handle themselves. और अगर रिमोटली हमें कुछ करना है, जो कि हमें लगता है अब कोविड टाइम पे बहुत जरूरी हो चुका है, when we are not able to travel. So but होता क्या था, ट्रैवलिंग के टाइम पे बिजनेस बाकी जगह से भी क्वेरी आती थी,
खुद भी तुम ट्रैवल कर रहे हो. बट आई थिंक पेप्सी बीइंग अ वेरी वेरी कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ हम एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद किया करते थे. थ्रू दैट कोलैबोरेशन काफी हद तक चीजें आसान हो जाती थी. And I think this training role, over a period of time when we used to train our business teams a lot, to make them understand, really helped. उससे over a period of time, I really could see like 2011 में जब मैंने traveling शुरू किया versus जब मैंने 2019 में उनको छोड़ा, तब की और starting के traveling time में lawyers में बहुत फर्क आ गया. Because over a period of time journey से, और secondly हमने technology में बहुत invest किया. सो हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन टूल्स बहुत बनाए जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कोई लीगल मैटर है, अब लीगल मैटर की बहुत फाइलें होती हैं हमारे पास, या कोई ओपिनियन हमने किसी चीज से लिया, अब बिजनेस टीम वाले लोग उसको कैसे एक्सेस करेंगे. कभी कभार होता है नोटिस लोकेशन का है बट बिजनेस टीम को नहीं पता है. तो हमने ऐसा एक टूल बनाया जिसमें हमने सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया. हमने लाखों डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कराया सेंट्रली, उस टूल पे डाला, और उस टूल के थ्रू सारे बिजनेस टीम उसको एक्सेस कर सकती हैं. तो बार बार उनको हमारी जरूरत, कहते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ी. और इनफैक्ट जैसे अब कोविड में हम लोग सब घर पे काम कर रहे हैं, एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम माय टीम देयर, दे ऑलवेज से दैट उस टूल के कारण वो बहुत इजी हो गया है एक्चुअली. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स टेकन टुगेदर रियली हेल्प्ड in handling lot of complex matters in a company like Pepsi. I think, Payal, what essentially you have done is you have simplified law and created a lot of legal awareness, जो बहुत कम वकील मैं समझता हूँ कर पाते हैं, और ये आपने बहुत इतनी सुंदरता से किया है. और देखिए, जैसा आपने बताया कि आपको आज भी उस टीम से कॉल आती है जबकि आपने अपनी कंपनी बेशक बदल दी हो, पर जो आपने मेहनत की ऑलमोस्ट एक डेकेड की उस कंपनी में उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने में, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, और मैं भी इस चीज को समझता हूँ कि जब तक हम कानून की बात आम जनता तक नहीं लाएंगे, उजागर नहीं करेंगे, तो उनको अपने हक के बारे में पता नहीं चलेगा. वो चाहे एक आम आदमी हो, चाहे वो एक एमएनसी में करने वाला एम्प्लॉय हो. तो जो बेसिक मुद्दे हैं जिसके लिए आपको हर दिन ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है. अब आप सोचिए, ट्रैवल करके एक तो आप स्ट्रेस लें, फिर आप एनवायरमेंट अलग पॉल्यूट कर रहे हो, फ्लाइट को पकड़ के जबरदस्ती, फिर आपका कितना वक्त जाया होता है. तो वो सब चीजें टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो गई हैं, और जो लीगल अवेयरनेस लोगों में आ जाती है, वो जिस भी कंपनी में आगे जाएंगे, अपने करियर ग्रोथ करेंगे, तो मेरे ख्याल से आगे भी वो प्रोपोगेट करेंगे इस चीज को. सो ये आपने एक बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ, एक बीज बोया लीगल अवेयरनेस का पेप्सिको में. और अगली मैं आपको सवाल की तरफ ले चलता हूँ इसी पे, कि 8 सालों में आप धीरे धीरे यू राइज अमंग द रैंक्स, और व्हेन वी आर जूनियर लॉयर्स, और जब आप एक सीनियर ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, तो आप फिर आपके अंडर एक टीम आ जाती है, आपको उनको ट्रेन करना होता है, उनको आपको मेंटरशिप करनी होती है. सो हाउ वाज द ट्रांजिशन फॉर यू फ्रॉम starting as a, let's say, a junior officer to a senior officer, and then heading that organization also in your own capacity and different verticals. तो ज्यादा स्ट्रेसफुल क्या होता है, मतलब जब आप शुरू करते हैं कि यार चलो मेरे ऊपर तो मेंटर बैठा है, मुझे चिंता नहीं करनी, या फिर जब आप खुद एक मेंटर बन जाते हैं तब ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है? बहुत ही अच्छा सवाल जयंत, and I'm still learning. I will rather say that, because God has been kind, and you and I both, we are still very young in our legal professions. We have a very long way to go. Absolutely. Actually still do, as we see other very very senior people in our profession, whom we look up to. But I can say that I've been lucky. Pepsi, which has been a larger part of my career, why I always keep on talking about this company. And that I think, जब मैंने join किया Pepsi में, I was a manager role. Very frankly, I was an individual joining this company. वहाँ पे basically था कि I have to manage stuff. मुझे काम दिया जाता है तो मेरे को काम करके दिखाना है और सब मैनेज करना है. बहुत एम्पावरमेंट दी जाती थी वहाँ जूनियर लॉयर्स को. ऐसा नहीं था कि you don't know, मतलब इनफैक्ट it's my first in-house job from law firm. पर मुझे कभी ऐसा मेरे मैनेजर से रियलाइज नहीं किया कि तुम्हें इन हाउस का पता नहीं है न्यूएंसेस, बिकॉज इन हाउस में और लॉ फर्म में थोड़ा फंडामेंटल डिफरेंस हो जाता है कि आप जिस तरीके से अपने आप को बिजनेस टीम से कम्युनिकेट करते हो वो बहुत फर्क होता है. बिकॉज एज यू जस्ट सेड बिफोर दिस कि लॉयर्स जो होते हैं, जैसे मुझे बताएंगे लॉयर, तो वो अपनी सेक्शन कोट करेंगे, लॉ के बारे में बताएंगे, तो मैं समझ जाऊंगी, राइट. बट अगर मुझे अपनी बिजनेस टीम को बताना है कि इस इशू में ये प्रॉब्लम है, तो मुझे उनको सेक्शन बता के नहीं बताया जाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू राइट ईमेल्स, my managers used to put so many red marks, so many red marks.
मेरे सारे ड्राफ्ट्स काट दिए जाते थे, यू नो, एंड आई यूज्ड टू रियली सी यार कि इतने साल मैंने पहले लॉ फर्म में काम किया, मुझे ड्राफ्टिंग भी नहीं आती. So I really went to my legal and I said, boss, is my English bad? Matlab, I'm an English taught student. They said, no, Payal, you need to communicate differently in the company that you work in, and you need to adapt basis the culture of the organization. It's a very important, you know, as an in-house lawyer, because जब हम लॉ फर्म में थे ना, तो जयंत हमें मतलब था कि ये इशू है, ये हमें लॉ को एनालाइज करना है और ये क्लाइंट को बता देना है. हम क्लाइंट पे छोड़ दिया करते थे कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. राइट, ही यूज्ड टू गो बैक एंड सी कि क्या बिजनेस, देन यूज्ड टू कम बैक, अच्छा ये हमने डिस्कस किया है, आप बताओ कैसे करना है. अब हमारे केस में तो हम ही वकील हैं, हमें ही समझना है और हमें ही इम्प्लीमेंट करना है. राइट, सो आई थिंक वो इनिशियली थोड़ा मुझे स्ट्रगल लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट एज आई मेंशन मेरे मैनेजर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. And I was I was not a manager initially. So first 3 years I was in junior lawyer in Pepsi. Then after a couple of years, I was given a team to handle. Now the biggest challenge I faced was, since I used to before this handle all work by myself, how to let it loose. Yes, how to let go. बड़ा मुश्किल होता है जी. How to let go, you know, कि तुम्हें पता है कि उसमें क्या होना है, पर तुम्हें कुछ नहीं करना है. So I used to little bit micromanage and try to control. I'm being very honest, and my people under me initially did not like, because as I mentioned, I was still a young lawyer, but at a senior position. They were not very away in terms of age from me. So, so they used to say, oh, she's just a couple of years older than us, and she's just trying to, tell us what to do. So really bossy. Gee. Very bossy, because, I was not a 40-year-old manager, something. So anyway, so I was coached, and, I learned my way through that. And later on, I understood that, in-house, and not just in-house, in any corporate job lately and always, I think how you have managing the people, you may be a very good lawyer, which you are. That's why you're in that position. But if you are able to communicate, if you are able to manage people up your colleagues' side and your down below, all in a very good and a very healthy way, will lead your success, very frankly, because you are competent, that's why you're doing the job. But how you are ensuring that everybody you're taking along is what will take you a far way, frankly. And that's what I learned my way in Pepsi. But as I said, I'm still learning, even in Volvo. A very candid and very honest answer, Payal. I must definitely confess, क्योंकि सबको साथ लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद भी होती है, और मैं समझता हूँ एक विक्ट्री भी होती है when people tend to align themselves with you. खासकर जब आप एक कंपनी में रोल करेंगे कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, लीगल की रिक्वायरमेंट अलग हैं, सुपीरियर की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो बहुत तरह के प्रेशर होते हैं, और उस सबको साथ में लेके चलना और प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करना, एंड स्पेशली बीइंग अ मदर, यू हैव टू जगल मल्टीपल टास्क, तो ये बहुत होता है. तो आपने अपनी पेप्सी की जर्नी हमें बताई. अब चलते हैं, क्योंकि तो आपने एफएमसीजी सेक्टर को पूरा कवर किया. अब आ जाते हैं वॉल्वो की तरफ, जहाँ पे अभी आप लीगल हेड हैं इंडिया की, और इतनी बड़ी आप स्वीडिश कंपनी को रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया में लीगल हेड बन के वहाँ पे. तो मैं कहूँगा कि ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है हमारा पेप्सी को, अब आप आगे स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड में, यहाँ पे बड़ी बड़ी लक्ष्मी गाड़ियाँ दी जाती हैं. आई डोंट नो विच अदर टर्म टू यूज, बट मेरे ख्याल से तो स्लो मूविंग ये लग्जरी कार का सेगमेंट एक बड़ा नीश सेगमेंट है हमारी कंट्री में. तो एक तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू, इफ आई मे आस्क, टू चेंज फ्रॉम एफएमसीजी टू अ लग्जरी सेगमेंट? और ये तो बिजनेस वाला क्वेश्चन हो गया, और साथ ही जब आपने जो ट्रांजिशन फेस किया, इसमें लीगल किस किस तरह के आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, या क्या लीगल आपकी एक्यूमेंट में आपको क्या क्या आर्सेनल अपने और नए लाने पड़े हैं कि भाई ये जो रिक्वायरमेंट था इस एमएनसी का अलग है, और अब जब मैं इस करंट एमएनसी में उसका लीगल रिक्वायरमेंट अलग है. तो बिजनेस साइड और लीगल साइड थोड़ा सा हमको बताएं. Yeah, Jen. So again, I will be very open about it, and I think it will be very important for all the people who will listen to this. Is I think हमारे legal profession में या किसी भी profession में for that matter,
I think it's very important that you are never, or maybe you should always challenge yourself when you feel that you are reading to a comfort zone. True. You know, there is a time where I, as you can say, that I'm very proud, and I'm very happy that I work with a great organization with Pepsi, and wherein I built a lot of credibility, and I was very happy, working there in the organization, and but and but what made me move? That's what you asked. So I think there was a time where I felt that, Jayant, as I mentioned, that we still have a very long way to go as young lawyers. Absolutely. There was a time when I felt that I need to move out of my comfort zone. I need to do something new, you know, and I need to really challenge me back whether I will be able to do that. And very interestingly, this opportunity of Volvo is has tested me. It's still testing me, you know, wherein, I decided कि देखो जिस company में मैंने बहुत साल बिताए, I move into not only out of that company, while of course it was of course one position higher than what I was in Pepsi, because there I was right below the general counsel. Here I am the general counsel. Obviously that is there. Rest part of the thing was there, but then I was open to challenge myself कि इतने साल FMCG में काम करने के बाद, एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने के बाद, you rightly said, from a fast moving to a slow moving, and also biggest thing was from being an American company to a Swedish company, very Work culture का भी different difference culture, होगा जी. बहुत difference as culturally. Thirdly, Volvo Cars in India is, it's a great big company, but it's still evolving in India. It's a very young company in India. It's 11-year-old in India. 2009 it was set up in India. And thirdly, also because it was not a mass automobile. I was not joining a Maruti, or I was not joining, other mass segments. I was joining a luxury sector. Unlike Pepsi, which was a mass product. So in all aspects, this was absolutely new. So I said, okay, let me try. Let me check. How is it? And so that was to answer your query, that what made me join Volvo. Second was, of course, it is again a very people-centric organization, like my earlier company. They are really value people here. So that was another pull for me to join this company. But when it comes to the kind of issues that you asked me just now, very very different. But in terms of the majority issues are relating to consumer cases, dealer dealer arbitrations, because when we have termination of the dealers who sell our cars, legal issue into that. But my major role here is strategic role. So in Pepsi, I was more an operational person, handling legal issues, doing more of on the ground job. Here in Volvo, my major expectation is to manage overall legal governance of the organization. And here I not only do legal matters, legal work, I also handle their compliance. So I am actually the custodian of compliance for the company. I am also handling their data protection related issues, which is again a very budding topic. Yes. And very interestingly, Jayant, I also manage the company secretary work here. Oh, wow, lovely. Yes, so that was in fact, because I'm not a company secretary, but I and there was one area I was never interested to get into, but I managed that as well. So when it came to, again, as I mentioned, the width of experience that I will gain, that made me decide. And of course, it's only 1.5 years in this organization, and I'm still learning, but fantastic company to work, and I'm very grateful. Excellent, Payal. I think it's been a huge enriching experience. I think the other question is more for our young audience कि अगर मैं मान लीजिए लॉ स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मुझे इंटर्नशिप करनी है पेप्सी में या वॉल्वो में, तो is there a mechanism one for legal interns in these companies, and if so, how can one go about applying for internships? So जयंत, आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली तो सब घर से काम कर रहे हैं. सो थोड़ा सा वो सिनेरियो इज टेम्पररीली चेंज्ड. व्हेन इट कम्स टू पेप्सी, ऑफ कोर्स दे हैव अ प्रॉपर इंटर्नशिप प्रोग्राम.
So if anybody would like to do, I mean, they can just write into the PepsiCo's central ID. It's available on their website to apply for the internships. In Volvo, very frankly, as I mentioned to you, is still is still evolving, and legal function is something which I'm setting up here. We will very soon have an internship program, but we're still at the discussion state right now. So at the moment, I cannot promise anything, but in the future, near future, I do foresee something coming up on this part. Right, because why I asked this question is in some of the webinars in multiple law schools across the country, I was asked this question कि how to hone the legal skill for a legal student. तो मैंने ये बोला कि होता ये है कि आमतौर पे हम इन हाउस या कंपनीज या फर्म्स को देखते हैं, पर हम कभी बिजनेस साइड नहीं देख पाते. So sometimes even when we graduate and when we become lawyers and we have joined an in-house company, so most of our learning is on the job. बड़ा hands on learning रहती है. तो sometimes I think कि वो जो इतना टाइम है जो आप एक ह्यूमन रिसोर्स पे आप डिप्लॉय करते हैं, उसको अगर हम शॉर्ट कर सकें बाय वे ऑफ इंटर्नशिप, कि मतलब अगर एक लॉ का स्टूडेंट किसी फैक्ट्री में जाके या किसी कंपनी में जाके, चाहे वो लॉ कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, कुछ सीख सके, स्पेशली अगर लॉ स्टूडेंट है, तो वो जो उसका ट्रेनिंग पीरियड होगा, मैं समझता हूँ कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होगा. शुड दैट कंपनी विश टू एम्प्लॉय दैट पर्सन, अगर कोई बच्चा पेनल्टीमेट ईयर में है या फाइनल ईयर में है अपने, तो उससे कई फायदे रहते हैं. बट आई एम सो हैप्पी टू नो दैट यू आर फोकसिंग योर एनर्जी नॉट ओनली ऑन लीगल अवेयरनेस बट आल्सो टू स्ट्रक्चर अ प्रोग्राम फॉर यंग इंटर्न्स. थोड़ा सा आखिर की तरफ चलते हैं इस हमारे सेगमेंट की तरफ. ये पूछना चाहूंगा कि हमने तो 2020 में कोविड देख लिया, तो प्री कोविड, कोविड और पोस्ट कोविड वर्किंग मोडालिटीज में कितना फर्क है? Do you think work from home is a thumbs up for someone like you with a GC? आप इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड करती हैं, या फिर is it better to be in a company and it's easy to manage people when you're sitting in a physical office? I truly believe the latter, Jayant. I think for us lawyers, it's very important to be in the office because it's not just about knowing what's happening. It's also about again a very very honest answer. जब कोई भी बिजनेस टीम्स कुछ एक नया प्रपोजल लेकर आती है एंड कुछ भी नया कुछ करने को सोचती है, तो ऑब्वियसली दे नो विद इन देयर बिजनेस कि उनको किससे क्या करना है. जो लीगल एंगल है या कुछ भी लीगल इश्यूज हैं, मुझे कभी कभार लगता है कि इट्स नॉट ऑन टॉप ऑफ देयर माइंड, सो समटाइम्स इफ दे आर अवेयर दैट दिस हैज हैपेंड, then they are bound to think about it. For example, किसी पर्टिकुलर कोई नया, हमें वॉल्वो का एग्जांपल है, तो फॉर एग्जांपल हमें कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करनी है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करने के लिए हमें क्या क्या अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे या कुछ करना पड़ेगा. इट्स वेरी known in the automobile sector, so people will know who does what. पर अगर कोई नया ऐसा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट होता है which is little new, which we don't know, unlike some organizations जहाँ पे कल्चर है कि हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए वो एक क्रॉस फंक्शनल टीम सेटअप करते हैं जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंट करता है, बट रेगुलर डे टू डे चीजों में ऐसा नहीं होता है. वहां मुझे लगता है कि हम लॉयर्स का ऑफिस में होना ज्यादा बेटर रहेगा, ऑनेस्टली. एग्जैक्ट. नंबर टू मुझे ये भी लगता है कि बीइंग इन द ऑफिस आल्सो हेल्प्स यू टू जनरली मेक लॉट ऑफ पर्सनल interactions, because usually people don't like coming to lawyers until unless there is a big problem, so I think I always advise and always believe that lawyers को पहले ही बता दो कि what you want to do, ताकि बाद में वो नौबत ना आए कि आप प्रॉब्लम के टाइम पे हमारे पास आ रहे हो. So I am a believer that we should have more one-to-one interactions. In fact, इसी कारण हमने lately while we are working from home, lately we started encouraging lot of bi-weekly meetings, हफ्ते में 2 बारी मिलना और सब कुछ करना. So I'm just hoping very soon we should go back to work. Very, very true, and fingers crossed. Let's hope this this corona is behind us sooner than later, because lot many people unfortunately have also lost their life. तो यही I think संक्रमण हमारे पीछे है. एक आपने बड़ी अच्छी बात कही थी अपनी मीट में डिस्कशन में पायल, कि वर्क कल्चर की यहाँ बात आई, क्योंकि जब आप पेप्सी में काम कर रही थी, वो एक अमेरिकन कंपनी है, वॉल्वो एक स्वीडिश कंपनी है और आप इंडियन है.
So being an Indian in two different companies and talking about work ethics, work culture, how different is it in working in two different scenarios? Yes. So I'm just thinking how to address it in a simple way. So एक बहुत ही fundamental मतलब जैन difference था जब मैंने Pepsi join किया था. As I said, Pepsi was about a 25-year-old company by the time I had joined. तो वहाँ काफी चीजें set थी. काफी चीजें when it comes to even legal department. By then we were already 15 lawyers. So when I joined in, it was easy for me. I had to just sort of understand the business part of it. There were people above me to manage the rest of part of it, and people knew there कि lawyers तो ऐसे ही काम करते हैं, lawyers तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है? On the contrary, in Volvo, before I joined in, there most of the work was outsourced. So managing by external counsels, and they were basically outsourced and managed by my colleague who sits in Asia Pacific region in China. Okay, so there was a first time a position created for a senior position of a local lawyer in India, where the people in the company could actually see a lawyer sitting next to them, Right. So, I mean, making them understand that, you are there to help, you are there to support, and I think I am on that journey. I'm on that journey. But also making them also, communicating with them in the right tone, communicating with them, saying that, we usually always have a habit that this is what the law says, but then telling them what the law says so that it really makes them feel that they need to follow the law also is different. So I think that was a change when I saw in Volvo versus Pepsi, because in Pepsi the business teams already knew that lawyers तो ऐसे ही करते हैं, lawyers तो ऐसे ही बोलते हैं. Volvo में at least I could see here it was a new function altogether. So getting used to them seeing lawyers around, the journey is still on. Thank you, Payal. Thank you so much. आपकी इतनी अच्छी जर्नी रही है अभी तक, और पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कितना कीमती वक्त निकाला. I know you are very busy with your work and other commitments also. So thank you and thanks a lot for being on our channel and spreading legal awareness in a very simple manner. ये मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितनी साधारण तरीके से हम बात लोगों तक पहुँचा सके बतौर वकील, क्योंकि हम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है. तो वो एक जो छवि है थोड़ा हम लोग को अपने बारे में तोड़नी पड़ेगी. दूसरा, ईश्वर से कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और आप वॉल्वो को ही नहीं, जहाँ पे भी आप कदम रखें उस संस्था को आप तरक्की पे ले जाएं, पर्सनली आप ग्रो करें, प्रोफेशनली आप ग्रो करें. And thank you once again for being on our channel, and to all our audience here. If you like our channel, it's a humble request to please like, share and subscribe. And until next time, see you soon. Thank you so much, Jayan, for giving me the